बहू, मेरी आंखों में बहुत दर्द होता है। डॉक्टर ने पिछले साल ही मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए कहा था। पूरा साल बीत गया, अब तो आंखों का ऑपरेशन करवा दो। नाश्ता कर रहे बेटे ने चिल्लाते हुए कहा, क्या माँ सुबह सुबह से अपनी आंखों का राग अलापने बैठ जाती हो? कुछ और काम नहीं है तुम्हारे पास? अभी जाओ, इधर से दूसरे कमरे में जाकर बैठो, मुझे नाश्ता करना है। बेटा, अब मुझसे आंखों का दर्द सहन नहीं होता है। दर्द के साथ साथ पूरा दिन रात आंखों से पानी बहता रहता है। तुमसे कितने दिनों से कह रही हूं कि मेरी आंखों का ऑपरेशन करवा दो, लेकिन तुम सुनते ही नहीं हो। चिल्लाती हुई बहू कहती है, हम अकेले नहीं हैं। तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन कराने के लिए और भी 5-5 बेटे हैं तुम्हारे। उनसे भी कहो कोई तुम्हारा ऑपरेशन करा दे, हम ही क्यों करवाएं। अब जाओ, इधर से बाहर चबूतरे पर बैठ जाओ, हम लोगों को शांति से नाश्ता कर लेने दो। सुबह सुबह कुछ ना कुछ चिकचिक लेकर बैठ जाती हो। बहू बेटे की बात सरला जी को बहुत बुरी लगती है। कुछ देर के लिए वह शांत हो जाती हैं। उन्हें बहू बेटे का बदलता हुआ व्यवहार समझ में आ रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रही हैं। जब से उनके पति इस दुनिया से गए हैं, तब से उनके बहू बेटे ने किस तरह से मुंह मोड़ा है, पल पल इस बात को वह महसूस कर रही हैं। पति के रहते हुए घर में उनका बहुत मान सम्मान था। बहू बेटे बात भी मानते थे, लेकिन जब से पति गए हैं, तब से बहू बेटे ने घर से ऐसे निकाल दिया है जैसे दूध में से मक्खी को निकालकर फेंका जाता है। फिर भी अपमान का घूंट पीकर बहू से कहती हैं, बहू माना कि मेरे 5 बेटे और हैं, लेकिन तुम्हारे ससुर जी की जितनी पेंशन आती है, वह सब छोटा बेटा ही अपने पास रखता है। इसीलिए उससे कह रही हूं कि कम से कम पेंशन के पैसों से मेरी आंखों का ऑपरेशन करवा दे। वैसे भी मैंने अपने बेटे बहू से कभी ज्यादा उम्मीद नहीं की, और ना ही मेरे कोई खर्च है। अगर किसी और बेटे से कहूंगी तो वह भी मुझसे यही कहेंगे कि जिसको पेंशन दे रही हो उसी से अपनी आंखों का ऑपरेशन करवाओ। इसीलिए सबसे पहले तुम्हारा ही कर्तव्य बनता है मेरी आंखों का ऑपरेशन करवाने का। सरला जी की बात सुनकर बहू भड़कते हुए कहती है, देख रहे हो तुम्हारी माँ अपनी पेंशन के पैसों की धौंस दिखा रही है। देखी तुमने अपनी माँ की हिम्मत कितनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। तुम्हारी माँ की हिम्मत। कुर्सी से उठकर बेटा आता है और माँ से भड़कते हुए कहता है, माँ क्या फालतू की बात कर रही हो? अगर मैं पिताजी की पेंशन ले रहा हूं तो तुम्हें भी तो अपने साथ रख रहा हूं। 2 वक्त का खाना दे रहा हूं, ये तुम्हें दिखाई नहीं देता? पेंशन की धौंस दिखा रही हो। और अगर पेंशन ले रहा हूं तो तुम्हें अपने साथ रखकर इतना सारा एडजस्टमेंट भी तो कर रहा हूं। यही एहसान मानो कि मैं तुम्हें अपने साथ रख रहा हूं। बेटे की बात सुनकर सरला जी दुखी हो जाती हैं कि अपनी बूढ़ी माँ को रखने में ही बेटे को एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है, तो फिर वह कहाँ जाएंगी। निराश होकर कमरे में चली गई। सुबह के 10 बजे गए, भूख भी लगी थी। बेमन से बहू से कहती हैं, बहू नाश्ता नहीं किया है, भूख लग रही है, क्या बनाया है, मुझे भी दे दो। माँ जी, तुम्हें तो सुबह सुबह कुछ करना धरना होता नहीं है, बस खाने के लिए बैठ जाती हो। मुझे 10 काम करने होते हैं। बच्चों को स्कूल भेजना है, टिफिन तैयार करने हैं, पति को भी ऑफिस के लिए भेजना है। सारे काम करने के बाद ही तुम्हें नाश्ता दूंगी। और तुम्हें कौन सा ऑफिस जाना है? घर पर ही तो हो। जाओ, बाहर जाकर बैठो, अब इधर मेरे सामने मत बैठी रहना। बहू की बात सुनकर सरला जी घर के बाहर बने चबूतरे पर आकर बैठ गई। बहू बेटे के व्यवहार से वह बहुत ज्यादा दुखी है। उनको बस एक ही चिंता सताई जा रही है कि अभी तो उनके हाथ पैर चल रहे हैं, आंखों से थोड़ा बहुत धुंधला दिखाई देता है, खुद ही अपने शरीर के काम कर लेती हैं। और जिस दिन अपनी आंखों से पूरी तरह से अंधी होकर बैठ जाऊंगी, अपने काम नहीं कर पाऊंगी, तो बहू बेटे पता नहीं मेरे काम करेंगे भी या नहीं। और जिंदगी कितनी लंबी है यह मुझे भी नहीं पता। मैं लाचार होकर बहू बेटों के पास नहीं रह सकती। यह सोच के ही सरला जी सोच में पड़ जाती हैं कि आज जब मैं अपने हाथ से अपने शरीर के काम खुद कर रही हूं, बहू के घर के छोटे मोटे कामों में भी हाथ बटा देती हूं, तब तो बहू बेटे मुझे कुछ नहीं समझते। और जिस दिन पूरी तरह से अपने शरीर से भी उन पर आश्रित हो जाऊंगी, उस दिन मेरा जीवन नर्क के समान हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं अंधी होकर बहू बेटे पर आश्रित नहीं होना चाहती। मेरा एक बहू बेटा नहीं सुन रहा है तो क्या हुआ, मेरे 5 बेटे और हैं। मैं उनसे कहूंगी कोई ना कोई मेरी आंखों का ऑपरेशन जरूर करा देगा। दरअसल सरला जी गांव में अपने सबसे छोटे वाले बेटे बहू के साथ रहती हैं। बाकी के उनके 5 बेटे शहरों में अपने अपने परिवार के साथ रहते हैं। 5 बेटे सरकारी नौकरी करते हैं, 3 बेटे पुलिस में हैं और 2 बेटे रेलवे में हैं।
सबसे छोटा गांव में खेतीबाड़ी देखता है, साथ ही दुकान चलाता है। एक बेटी है जिसकी शादी बहुत समय पहले ही कर दी थी। वह भी अपने ससुराल में आराम से रह रही है। साल में कभी कभार 2-4 दिन के लिए माइक के आती है। सरला जी बाहर चबूतरे पर बैठी हैं, तभी उनका बेटा फोन पर बात करते हुए अपनी दुकान के लिए जाने लगता है। तो सरला जी टोकते हुए कहती हैं, बेटा फोन पर किससे बात कर रहे हो? माँ, मैं नरेश भाई से बात कर रहा हूँ। अच्छा, नरेश से बात कर रहे हो? बेटा मेरी भी बात करा दो, बहुत दिनों से उससे बात नहीं हुई है। कमरे की दहलीज पर खड़ी हुई बहू चिल्लाते हुए कहती है, मांझी, जब भी यह घर से बाहर निकला करें तो पीछे से मत टोका करो। कितनी बार तुमसे कहा है, पर तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आता। जाते हुए इंसान को पीछे से रोक देती हो। बूढ़ी हो गई हो, लेकिन कुछ भी पता नहीं है। बहुत मिन्नत करने के बाद सबसे छोटा वाला बेटा मां को फोन देता है। फोन लेते ही सरला जी 5वें नंबर के बेटे नरेश, जो कि पास के ही शहर में रहता है, से कहती हैं, बेटा तुम कितने दिनों से घर नहीं आए हो, घर कब आ रहे हो? मां, अभी पिछले महीने ही तो घर आया था। इतनी जल्दी मैं घर नहीं आ रहा। और बताओ तुम्हें क्या काम है? मैं अभी ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार हो रहा हूं। कुछ जरूरी काम हो तो बोलो, नहीं तो फोन रखो। सरला जी कहती हैं, बेटा फोन मत रखना। मैं ये कह रही थी कि मेरी आंखों में बहुत दर्द रहता है, आंखों का ऑपरेशन करा दो। मोतियाबिंद उतर आया है, बहुत धुला दिखाई देने लगा है। क्या मां, फिर से वही बातें? कुछ ढंग की बातें नहीं है क्या तुम्हारे पास? ये सब बातें करने के लिए मेरे पास समय नहीं है, फोन रखो। इतना कहकर बेटा फोन काट देता है। सरला जी ने बड़े ही आस के साथ अपने 5वें नंबर के बेटे से फोन पर बात की थी, लेकिन उसने तो बात सुनते ही फोन काट दिया। बाहर बैठे बैठे बहुत देर हो गई। आंखों के आंसू पोंछकर वह अंदर आकर बैठ गई। बहू, अब तो तुम्हारे सारे काम निपट गए होंगे। बेटा भी दुकान चला गया और बच्चे भी स्कूल चले गए। अब तो कुछ खाने को दे दो। मां जी, नाश्ते में जो कुछ बनाया था वह तो खत्म हो गया। खाना बनाने जा रही हूं, अब सीधा खाना ही खाना। इतना कहकर बहू नहाने के लिए चली गई। सरला जी को बहुत तेज भूख लग रही थी। रसोई में जाकर देखने लगी, शायद कुछ रखा हो तो वह खा ले, लेकिन उन्हें रसोई में कुछ नहीं मिलता है। चुपचाप से आकर फिर से बाहर चबूतरे पर नीम के नीचे बैठ जाती हैं। पड़ोस में ही एक छोटी सी दुकान है। उस पर बैठा हुआ एक लड़का कहता है, क्या हुआ काकी, नाश्ता नहीं किया क्या? इतनी जल्दी बाहर आकर बैठ गई। सरला जी कुछ नहीं कहती हैं। वह समझ जाता है, आज भी काकी को नाश्ता नहीं मिला है। दुकान से बिस्किट का पैकेट वह सरला जी को दे देता है। बेटा, मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं है। कोई बात नहीं काकी, मेरे ऊपर काका के बहुत सारे एहसान हैं। अगर आपको एक बिस्किट का पैकेट दे भी दूंगा तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। सरला जी पानी में डुबाकर बिस्किट खा लेती हैं, लेकिन आंखों के दर्द से बहुत ज्यादा परेशान है। और सबसे बड़ी चिंता तो उन्हें यह खाए जा रही है कि अगर मुझे आंखों से दिखना बंद हो गया तो बुढ़ापा बहुत कष्टदायक हो जाएगा। काकी, आपकी आंखों में दर्द हो रहा था, क्या हुआ? अपने बेटे से ऑपरेशन के बारे में बात की क्या? मैंने भी मोनू भैया को कहा भी था। पास के ही शहर में एक कैंप लगा है, बस आपको लेकर जाना है, आसानी से ऑपरेशन हो जाएगा। हाँ बेटा, बात तो करी थी, लेकिन मोनू ने कुछ कहा नहीं और वह सोचने लगती हैं, जब 2 महीने पहले मेरा हाथ टूटा था तो बहू को मेरे कपड़े धोने पड़ते थे। कितना गुस्सा करती थी। मुझसे हाथ तोड़कर बैठ गई हो, घर के काम करूं कि तुम्हारे कपड़े धोऊं? मेरे हाथ का प्लास्टर निकलते ही उसने कपड़े धोने छोड़ दिए थे। हाथ में दर्द होते हुए भी मैं कितनी मुश्किल से अपनी साड़ी धुल पाती थी, ये तो मैं ही जानती हूं। अभी मेरे दोनों बड़े वाले बेटे गांव आने वाले हैं, क्योंकि दोनों के ससुराल में शादी है। मेरे दोनों बड़े बेटों की शादी एक ही घर में हुई है। दोनों सगी बहनें हैं। जब शादी में आएंगे तो फिर मैं उनसे अपनी आंखों के ऑपरेशन के बारे में बात करूंगी। कुछ ही दिनों में उनके दोनों बड़े बेटे और बहू घर में आए। बड़ी बहू देवरानी को बताते हुए कहती है, ये देखो, मैंने भाई की शादी में पूरे 10,000 का लहंगा खरीदा था। कितना सुंदर लग रहा है। हाँ हाँ, मैंने भी अपने पति से बोल दिया था कि मेरे भाई की शादी है। जब तक तुम मुझे सोने के झुमके नहीं दिलवाओगे तब तक मैं शादी में नहीं जाऊंगी। अरे, ऐसे कैसे शादी में नहीं जाऊंगी? चलो मैं तुम्हें सोने के झुमके दिलाता हूं। और उसी दिन मेरे पति ने मुझे सोने के झुमके दिलवा दिए, पूरे 60,000 के आए हैं। बहू की बातें सुनकर सरला जी फूली नहीं समा रही है कि चलो मेरे बेटों ने कितनी तरक्की कर ली है। बहुएं कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहन रही हैं,
सोने के गहने पहन रही हैं। भले ही मैं अपने शौक पूरे ना कर पाई हूं, लेकिन मेरे बच्चे तो अपने शौक पूरे कर रहे हैं। जब मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, तब मेरे पास इतनी सारी जिम्मेदारियां थीं कि अपने लिए एक साड़ी खरीदने तक के लिए 10 बार सोचना पड़ता था, क्योंकि हमारा संयुक्त परिवार था और घर में नौकरी करने वाले एकमात्र मेरे पति ही थे। पति की सैलरी से ही पूरे घर के खर्चे चलाते थे। दो दो नन्नद की शादी की, माता पिता की जिम्मेदारी, दवाइयों का खर्चा भी मेरे पति ही उठाते थे। और फिर 6-7 बच्चों को पढ़ाना लिखाना इतना आसान नहीं होता है, तो इतनी सारी जिम्मेदारियों के बीच अपने सपने पूरे करने का कभी मौका ही नहीं मिला। लेकिन भगवान की दया से आज मेरे 5 बेटे खूब पैसा कमा रहे हैं, खूब तरक्की कर रहे हैं, किसी बात की कमी नहीं है। रात में सभी लोग बैठकर खाना खा रहे हैं, तभी सरला जी आती हैं और अपने दोनों बड़े बेटों से कहती हैं, बेटा इस बार मैं भी तुम्हारे साथ शहर चलूंगी। जिसे सुनकर दोनों बेटे और बहुएं ऐसे चुप हो जाते हैं जैसे उन्हें सांप सूंघ गया हो। लेकिन जो बेटा गांव में रहता है, वह सुनकर खुश हो जाता है कि चलो अच्छा है, माँ बड़े भाई साहब के साथ जाएगी तो उधर ही अपनी आंखों का भी ऑपरेशन करवा लेगी, मुझे पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। कहता है, अच्छा है माँ, तो भाई साहब के साथ शहर चली जाओ, उधर ही अपनी आंखों का भी ऑपरेशन करवा लेना, क्योंकि भाई साहब तो बड़े शहर में रहते हैं, उधर डॉक्टर भी अच्छे अच्छे होंगे, आराम से आपकी आंखों का ऑपरेशन हो जाएगा। तभी बड़ी भाभी चटकते हुए कहती हैं, क्यों मांझी को अपने साथ ले जाएं? मांझी की पूरी पेंशन तुम रखते हो, तो हम उनकी आंखों का ऑपरेशन क्यों करवाएं? हाँ हाँ दीदी सही कह रही हो, देवर जी आंखों का ऑपरेशन तुम्हें ही कराना पड़ेगा, हम उनके ऊपर कोई पैसा खर्च नहीं करेंगे। और वैसे भी पिताजी के जाने के बाद हम 5 भाइयों ने यह तय किया था कि जो भी बेटा पिताजी की पेंशन लेगा, वह माँ की जिम्मेदारी भी निभाएगा। या तो तुम कहो कि जितनी भी पेंशन आती है वह हमें दोगे, उसके बाद ही ऑपरेशन कराएंगे। इसके लिए छोटा बेटा बहू तैयार नहीं होते और कहते हैं, नहीं नहीं, हम पेंशन के पैसे तुम्हें क्यों देंगे, तुम लोग तो पहले से ही अच्छी खासी नौकरी करते हो, अच्छी सैलरी मिलती है, पेंशन के पैसे तो हम ही रखेंगे। दोनों बेटे भी साफ साफ इनकार कर देते हैं, फिर ऑपरेशन भी तुम ही कराना, हम नहीं ले जाने वाले हैं। बहू बेटी की ऐसी बातें सुनकर सरला जी का मन दुखी हो जाता है। जब बच्चे छोटे थे पढ़ाने में जी जान लुटा दी थी, सोचा था जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो हमारा ख्याल रखेंगे। लेकिन इधर तो बच्चे एक छोटी सी जिम्मेदारी को भी एक दूसरे पर डाल रहे हैं, जबकि किसी के पास पैसों की कमी नहीं है। लेकिन जब माँ की बात आती है तब सब कंगाल हो जाते हैं। बहू बेटे आपस में इसी बात को लेकर तू तू मैम करने लगते हैं, जिसे सुनकर सल्ला जी बिना खाना खाए ही आंगन से उठकर अपने कमरे में आ गई और बहुत देर तक अपने पति की फोटो के सामने फूट फूट कर रोती रही। मुझे नहीं पता था आपके जाने के बाद मुझे ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा। उस दिन वह खाना नहीं खाती हैं, लेकिन एक भी बेटा बहू अब अपनी माँ के प्रति दया नहीं दिखाता। यह भी नहीं कहता कि माँ आपने खाना नहीं खाया, खाना खा लो। सभी लोग खाना खाकर चुपचाप से अपने अपने कमरे में जाकर सो गए और सुबह ही शहर के लिए निकल गए। बड़ी ही आस के साथ सरला जी ने अपने बेटों से ऑपरेशन के लिए कहा था, लेकिन बेटे सारी आस तोड़कर पत्नियों को लेकर शहर चले गए। एक दिन सरला जी बहू से कहती हैं, बहू आंखों में डालने वाला ट्यूब खत्म हो गया है, उसको ही मंगवा दो। क्या माँ जी, अभी 4 दिन पहले ही तो मंगाया था और खत्म हो गया। रोज आंखों में ट्यूब डालने की क्या जरूरत है, एक दिन छोड़कर एक दिन डाला करो। बहू जैसे डॉक्टर ने कहा था वैसा ही तो करती हूं, और छोटी सी आंखों में मैं कितना ट्यूब डाल लूंगी। इतना कहकर सरला जी बाहर चबूतरे पर आकर बैठ गई। अब उनके 2 बेटे और रह गए हैं, जिससे उन्हें अपनी आंखों के ऑपरेशन के बारे में बात करनी है। लेकिन जब वह अपने उन दोनों बेटों को फोन करती है तो उन्हें पहले ही पता चल जाता है कि मां की आंखों का ऑपरेशन होना है और सभी लोगों ने मना कर दिया है। तो अब वह मुझसे भी ऑपरेशन के लिए फोन जरूर करेंगी, इसीलिए वह फोन ही नहीं उठाते। सरला जी को बेटे बहू का व्यवहार बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है कि किस तरह से अपनी बूढ़ी मां से 6 बहू बेटे कन्नी काट रहे हैं। एक छोटे से आंखों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने में 6 बेटों के आगे हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी बेटे बहू मेरी आंखों का ऑपरेशन कराने के लिए तैयार नहीं है। पूरी रात सरला जी
यही बात सोच सोचकर रोती रही कि पूरी दुनिया बेटे के पैदा होने पर कितनी खुशी मनाती है कि बेटे पैदा होंगे तो बुढ़ापे पर हमारी देखभाल करेंगे। क्या यही देखभाल करने के लिए हम बेटे पैदा करते हैं जो हमारा ले तो सब कुछ लेते हैं, लेकिन जब देखभाल की बारी आती है तो सभी एक दूसरे पर मां को बोझ समझकर डालने की कोशिश करते हैं और अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। पूरी रात सरला जी सोई नहीं, लेकिन उन्हें इतना समझ में आ जाता है कि वह बेचारी बनकर जिंदगी नहीं काटने वाली है। बुढ़ापा किसी ने नहीं देखा है, पता नहीं भगवान ने कितनी उम्र दी है। वैसे तो अब वह पति के जाने के बाद अपनी लंबी उम्र चाहती ही नहीं है, आराम से भगवान के पास चले जाना चाहती हैं, लेकिन यह भी जानती हैं कि भगवान के आगे किसकी नहीं चलती है। जितनी उम्र दी है उतनी तो जीनी ही है, लेकिन अब वह अपनी जिंदगी को किसी के आगे गिड़गिड़ा कर नहीं जिएंगी, स्वाभिमान के साथ अपने बुढ़ापे को काटेगी। यही सोचकर वह एक निर्णय लेती हैं और सुबह उठते ही बहू के फोन से वह अपनी बेटी को फोन करती हैं। मां जी, अभी तो कोई 30 त्योहार भी नहीं है और ना ही गर्मियों की छुट्टियां हैं, फिर तुमने अपनी बेटी को क्यों बुलाया है? तुम्हारी बेटी के आने पर घर के कितने खर्चे बढ़ जाते हैं तुम्हें पता भी है, और वैसे भी तुम्हारे ऊपर हम इतना खर्चा कर रहे हैं, 2 वक्त का खाना दे रहे हैं, दवाई का खर्चा उठा रहे हैं। क्यों बहू, क्या कभी मैं अपनी मर्जी से बेटी को नहीं बुला सकती? यह घर तुमसे पहले मेरा है, पूरे 50 साल रही हूं इस घर में, तो इस घर से मेरा लगाव बहुत पुराना है। तुम तो इस घर में कुछ साल पहले ही आई हो और मुझे अपने घर में बेटी को बुलाने के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। पता नहीं क्यों आज सरला जी की बहू को ऐसे लगा जैसे सरला जी कुछ बदल गई हो, और हां, सच में सरला जी ने अब खुद को बदलने का ही सोचा है। दोपहर तक उनकी बेटी आ जाती है और कहती है, मां, क्या हुआ जो आपने मुझे इतनी जल्दबाजी में बुलाया? सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा, सब ठीक है, और अब जो ठीक नहीं होगा वह भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मां, मुझे कुछ समझ नहीं आया, आप क्या कह रही हो? कुछ नहीं बेटा, कल तू मेरे साथ शहर चलना, कुछ काम है। सरला जी सोचती हैं, अगर बेटी को लेकर शहर जाऊंगी तो बहू बेटे को कुछ तो कहना पड़ेगा, नहीं तो वह हमें जाने नहीं देंगे। तो वह कहती हैं कि बहू, आज मैं बेटी के साथ शहर जा रही हूं। दरअसल उसकी जान पहचान के एक आंखों के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, उन्हीं को दिखाकर आऊंगी। कह रही थी कि मैं आपका ऑपरेशन करवा दूंगी। बेटे बहू इस बात को सुनकर खुश हो जाते हैं। चलो अच्छा है, मां का ऑपरेशन उनकी बेटी करवा देगी, बेटी के साथ जा रही हैं तो सारा वही खर्चा देखेगी, मुझे कुछ खर्च करने की जरूरत नहीं है। शहर जाते ही बेटी, जो अभी तक चुप थी, मां से पूछती है, अब बताओ मां, मुझे शहर क्यों लेकर आई हो? बेटा तू बैंक चल, मुझे कुछ जरूरी काम है। पर मां, आपने तो कहा था अस्पताल जाना है, बैंक में क्या काम है? अरे, तेरे पिताजी के पेंशन के जो पैसे आते हैं अब मैं खुद निकालूंगी और उन्हें अपने पास पास रखूंगी, किसी को नहीं दूंगी। पर मां, अगर भैया भाभी को पता चला कि मैं आपके साथ बैंक से पेंशन निकलवा कर लाई हूं तो वह मुझसे ही भला बुरा कहने लगेंगे और कहेंगे कि शायद मुझे ही मां की पेंशन से कुछ लालच है, जबकि मेरे मन में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बेटा तू चिंता क्यों करती है? जैसा मैं कह रही हूं वैसा कर, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, ना तो बैंक के कागज पढ़ सकती हूं ना ही समझ सकती हूं। इसीलिए तू मुझे सब कुछ समझाती जा और जैसा मैं कह रही हूं वैसा करती जा। मेरा एक अलग खाता खुलवा दे जिससे मेरे पति की पेंशन उसमें आने लगे। मैं अब बहू बेटे को अपने पति के पेंशन के पैसे नहीं दूंगी। मैंने 5 बेटों को देख लिया, ना ही तो मेरी सुनते हैं ना ही मुझे एक पैसा देते हैं। एक एक पैसे के लिए तरसा दिया है, अपने लिए कितना भी खर्च कर लेंगे लेकिन मेरे लिए जरूरी पैसे भी खर्च नहीं करते हैं। तुझे पता है कितने दिनों से मुझे आंखों में तकलीफ हो रही है, ठीक से दिखाई भी नहीं देता। डॉक्टर ने ऑपरेशन कराने के लिए बोला है, लेकिन तुम्हारे एक भी भाई भाभी आंखों का ऑपरेशन करवाने के लिए तैयार नहीं है। अब मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं खुद ही अपनी आंखों का ऑपरेशन करवा लूंगी। सीमा मां के नाम एक अलग से बैंक अकाउंट खुलवा देती है और सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर देती है। बैंक वाला भी कहता है कि मां जी आप चिंता मत करो, अगले महीने से सारे पैसे आपके ही अकाउंट में आएंगे। और हाँ मां जी, इस महीने की भी पेंशन के पैसे अकाउंट में आ गए हैं। वैसे भी आज 2 तारीख है और अभी तक आपका बेटा पैसे निकालने नहीं आया है। आप चाहो तो पेंशन के पैसे निकाल सकती हो।
अच्छा बेटा, ठीक है, जितने भी पैसे आए हैं वह सारे पैसे मुझे निकाल कर दे दो। पेंशन के 2,50,000 रुपए अपने साथ लेकर सरला जी बेटी के साथ आंखों के डॉक्टर के पास जाती है, जहां पर डॉक्टर कहता है कि आंखों के पास सोकिया 2 कोती है, माताजी आप कल ही आ जाओ, आपकी आंखों का ऑपरेशन कर देंगे। पता नहीं आप इतना दर्द कैसे सहन कर रही थी। इसके बाद सरला जी बेटी के साथ वापस से गांव आ जाती हैं। रास्ते में सरला जी अपनी बेटी को बहू बेटों के व्यवहार के बारे में भी बताती हैं कि किस तरह से बहू बेटे उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं, जिसे सुनकर सीमा को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसे अभी तक यही लग रहा था कि उसके भैया भाभी माँ को बहुत अच्छी तरह से रख रहे हैं, और फिर माँ के पास क्या कमी है। पिताजी इतना अच्छा खासा घर बनवा कर गए हैं, उनकी पेंशन भी आती है, भैया तो उन्हें पलकों पर बिठाकर रख रहे होंगे। लेकिन इधर तो नजारा कुछ और ही था। जब घर पहुंचती है तो बेटा बहू दोनों ही कहते हैं, डॉक्टर को दिखाने में इतना टाइम लगता है, पूरा दिन गवा दिया। और क्या कहा डॉक्टर ने? सरला जी कहती हैं, डॉक्टर ने कहा है कि कल आ जाना, तुम्हारा ऑपरेशन करवा देंगे। लेकिन मां, मेरे पास समय नहीं है, तुम्हारे साथ जाने के लिए तुम देख लेना किसके साथ जाना है। गुस्सा होते हुए सीमा कहती है, भैया तुम इसकी चिंता मत करो, मैं मां के साथ चली जाऊंगी, तुम आराम से घर पर बैठो। बैठने से तुम्हारा क्या मतलब है? कुछ नहीं भैया। इतना कहकर सीमा मां के साथ कमरे में चली गई। दूसरे दिन सीमा सरला जी को लेकर शहर गई और उनका एक अच्छे से डॉक्टर से आंखों का ऑपरेशन करवा देती है। हफ्ते भर में ही वह गांव वापस आ गई। इस एक हफ्ते में एक भी बेटे बहू ने यह जरूरी नहीं समझा कि अस्पताल में मां से मिलाए, बस फॉर्मेलिटी के लिए एक फोन कर लिया और उससे ही मां का हालचाल जान लिया। किसी ने यह भी नहीं पूछा कि ऑपरेशन के लिए पैसे कहां से आए, क्योंकि सब भाइयों को लग रहा था कि पैसे सीमा ने खर्च किए हैं। और ज्यादा बात नहीं की, इसीलिए नहीं की कि कहीं सीमा हमसे ऑपरेशन के पैसे ना मांगने लगे। इसीलिए फॉर्मेलिटी भर फोन किया और काट दिया। इधर गांव वाला बेटा जब से पेंशन के पैसे निकालने गया तो पता चला कि पेंशन के पैसे तो उसकी मां निकाल कर ले गई है, जिसे सुनकर उसके होश उड़ गए। गुस्से से आग बबूला हो गया कि मां की हिम्मत कैसे हुई। पेंशन के पैसे निकालने की आने दो, मां को तब अच्छे से खबर लूंगा। हफ्ते भर में ही सरला जी बेटी के साथ गांव आ गई। सीमा मां के लिए बहुत सारा खाने पीने का सामान भी शहर से लेकर आई थी, जिसमें बहुत सारे फल मेवे और गाय का घी भी शामिल था। बहू बेटा पहले से ही आग बबूला होकर मां के आने का इंतजार कर रहे थे, और जैसे ही वह फलों से भरे हुए बैग को देखते हैं तो पूरे बैग को पलटकर चिल्लाते हुए बहू कहती है, देख रहे हो यहां लुटाए जा रहे हैं पेंशन के पैसे। देखो कितने सारे फल और मेवे तुम्हारी बूढ़ी मां अपने लिए लेकर आई है। बुढ़ापे पर इन फलों को खाकर अपना शरीर चमकाएगी। पता नहीं इतने फल और मेवे खाकर बुढ़ापे पर क्या करेगी। कब्र में तो पैर लटके हैं, फल मेवे ऐसे लेकर आई है जैसे अभी उसकी पूरी जिंदगी जीनी हो। भाभी की बात सुनकर सीमा से नहीं रहा जाता है और गुस्सा होते हुए कहती है, भाभी ऐसा किसने कहा है कि बुढ़ापा आ जाता है तो खाना पीना छोड़ देते हैं? अरे बुढ़ापे पर तो और पौष्टिक खाना खाने की जरूरत होती है, जिससे हम बीमार ना पड़े। अगर बीमार पड़ते हैं तो बहू बेटों का ही काम बढ़ जाता है। अच्छा है कि बूढ़े बुजुर्गों को सही समय पर दिखाकर उन्हें स्वस्थ रखो, और अगर मां अपने खाने पीने का सामान लेकर आई है तो इसमें आपको तकलीफ क्यों हो रही है? आपसे तो पैसे मांगने नहीं आई थी। पिताजी के पेंशन के जो पैसे आते हैं उससे ही उन्होंने यह सब कुछ खरीदा है, और अपनी आंखों का भी ऑपरेशन उन्हीं पैसों से करवाया है। क्या मां तुमने पेंशन के पैसों से ऑपरेशन करवाया है? मुझे तो लगा था सीमा ने ऑपरेशन के पैसे दिए हैं। गुस्सा होते हुए सरला जी कहती हैं, क्यों बेटा, प्रॉपर्टी तुम रखो और ऑपरेशन के पैसे सीमा दे, ये कहाँ का न्याय है? मां तुमने पेंशन के पैसों को कैसे निकाला? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? क्यों बेटा, मेरे पति की प्रॉपर्टी पर मेरा भी हक है, और इस हक से मैंने वह पैसे निकाले हैं। पेंशन पर पहला हक उसकी पत्नी का होता है, ना कि बेटे बहू का, और तुम मुझे पेंशन के पैसे निकालने से रोक नहीं सकते हो। अगर ज्यादा 3-5 करोगे तो पुलिस को खबर कर दूंगी, पुलिस वाले तुम दोनों की अच्छे से खबर लेंगे। सरला जी की बात सुनकर बहू कहती है, मां जी भले ही आप अभी पेंशन की धौंस दिखा रही हो, लेकिन जब तुम्हारा बुढ़ापा आएगा और तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो तुम्हारे यही बहू बेटे काम आएंगे, तुम्हारी बेटी तुम्हारे काम नहीं आएगी। बेटा, वह तो सामने दिख रहा है कि कौन मेरे काम आया है।
मैं तुम लोगों के आगे हाथ पैर जोड़ती रही, लेकिन किसी ने भी मेरा आंखों का ऑपरेशन नहीं करवाया। बाद में मेरी बेटी ही मेरे काम आई है, तो तुम लोग मेरे बुढ़ापे पर और क्या काम आओगे? चिल्लाता हुआ बेटा कहता है, मुझे सब समझ में आ रहा है। तुम दोनों माँ बेटी पेंशन के पैसे को हड़पना चाहती हो। निकल जाओ मेरे घर से और चली जाओ अपनी बेटी के घर। बड़ी हिम्मत जुटाकर सरला जी बेटे के गाल पर एक थप्पड़ जड़ देती हैं और कहती हैं, कौन क्या हड़प रहा है, यह तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। जब मेरा अपना घर है तो मैं बेटी के घर क्यों जाने लगी, और तुम्हारा घर यह कैसे हो गया? यह घर मेरे पति का है, उन्होंने बनवाया था, यह घर मेरा है, पेंशन के पैसे भी मेरे हैं। अब तुम लोग मेरे घर से निकल जाओ, मैं तुम लोगों को अपने घर में नहीं रखूंगी। अब मेरी आंखों का ऑपरेशन भी हो गया है, मुझे ठीक से दिखाई देने लगा है, मैं खुद ही अपनी देखभाल कर लूंगी। मुझे तुम्हारे जैसे नालायक बेटे बहू की जरूरत नहीं है। मां के तेवर देखकर बहू बेटों के पैरों तले जमीन खिसक गई। कह देना अपने बाकी भाइयों से कि मां घर और जमीन का बंटवारा करने वाली है। घबराकर छोटा बेटा पांचों भाइयों को फोन कर देता है और पेंशन के साथ साथ घर जमीन के बंटवारे के बारे में भी सब कुछ बता देता है। कहीं मां अपनी पेंशन के साथ साथ घर और जमीन भी बेटी के नाम ना कर दें। इस डर से बाकी के पांचों बेटे अपनी पत्नियों के साथ गांव आ गए। सरला जी भी यही चाहती थी कि उनके पांचों बहू बेटे एक साथ एक आंगन में इकट्ठे हो, तब फिर वह अपने आगे का निर्णय उन्हें सुना सके। आते ही बहू बेटे यह भी नहीं पूछते कि मां आपकी आंखों का ऑपरेशन कैसा रहा, अब ठीक है, कोई दर्द तो नहीं है, बल्कि चिल्लाते हुए कहने लगे कि यह तुमने सही नहीं किया मां। हंसती हुई सरला जी कहती है, वाह बेटा, मैं तुम्हें बुलाती रह गई, तब तो किसी के पास भी समय नहीं था गांव आने का, लेकिन जैसे ही पैसे या जमीन की बात आई तो कैसे भागे भागे गांव आ गए। बूढ़ी मां के लिए किसी के पास 2 दिन का समय नहीं था, अब कैसे समय मिल गया तुम सबको? मां की बात सुनकर पांचों बहू बेटे चुप हो गए। तभी उन दोनों बेटों जिन्होंने फोन नहीं उठाया था से सरला जी कहती हैं, क्यों, तुम दोनों ने तो मेरा फोन ही नहीं उठाया था। जमीन और घर के बंटवारे की बात सुनकर भागे भागे आ गए। शर्म नहीं आती है तुम लोगों को? तुम जैसे नालायक बेटों की जगह भगवान मुझे 6 बेटियां दे देता तो अच्छा होता। मां, क्या फालतू की बातें कर रही हो? और तुम्हारे दिमाग में यह जमीन बांटने की बात कहां से आई? सही कह रहे हो बेटा, पहले तो मेरे दिमाग में पेंशन भी लेने का विचार नहीं था। मुझे लगता था कि मेरे 6 बेटे हैं, फिर मुझे चिंता करने की क्या जरूरत। जब पैसों की जरूरत पड़ेगी तो बहू बेटे मुझे पैसे दे देंगे। लेकिन मैंने देख लिया, जब मुझे जरूरत पड़ी तो कोई मुझे अस्पताल में देखने तक नहीं आया। इसीलिए अब मैं पेंशन के पैसों के साथ साथ इस घर का जो 7वां हिस्सा है वह भी लेना चाहती हूं। मां, तुम घर और जमीन का जो 7वां हिस्सा है उसको लेकर के क्या करोगी? मैं गरीब को दान कर दूं, चाहे किसी आश्रम में जाकर दे दूं, लेकिन अपना हिस्सा मैं तुम बहू बेटों को नहीं दूंगी। तुम लोगों को नहीं दूंगी। जब तक रहूंगी उन पैसों से अपना बुढ़ापा काटूंगी। मां, तुम्हारे लिए तो पेंशन के पैसे ही पर्याप्त हैं, फिर जमीन और घर क्यों लेना चाहती हो? क्योंकि मैं अपने हिस्से का एक टुकड़ा भी तुम लोगों को नहीं देना चाहती। भले ही सड़क के भिखारी को दे दूं, जिसको देना होगा दे दूंगी, जो मेरी सेवा करेगा उसे दूंगी, लेकिन फोकट में अपना हिस्सा किसी को नहीं दूंगी। और अंत में सरला जी अपने घर और जमीन का 7वां हिस्सा ले ही लेती हैं। अब उनके पास ना तो पैसों की कमी है, ना ही किसी और चीज की। तो बताओ, तुम में से मेरी सेवा करने का कौन इच्छुक है? जो भी इच्छुक होगा उसको मैं अपनी पेंशन का आधा हिस्सा दूंगी। सभी बेटे कहने लगते हैं, मां, आप मेरे साथ शहर चलो। तो दोनों बड़े बेटे भी कहने लगते हैं, आप हमारे साथ चलो, हम दोनों भाई आसपास ही रहते हैं, जहां आपका मन करे उधर आती जाती रहना। कल तक तो बेटे बहू बूढ़ी मां को बोझ समझकर एक दूसरे पर डाल रहे थे और कन्नी काट रहे थे, आज वही पैसों के लालच में मां को अपने साथ ले जाने के लिए लड़ झगड़ने लगे और एक एक करके अपने पास मां को बड़े आराम से रखने लगे, उनकी सेवा भी करने लगे। अब अपने हिस्से का घर, जमीन और पेंशन सब कुछ सरला जी अपने हाथ में रखती और जितना जरूरी होता जिस बेटे बहू के पास रहती उतना खर्च कर लेती, बाकी अपने पास रखती। तो दोस्तों, अगर बुढ़ापे पर बहू बेटा सेवा नहीं करते हैं तो बुजुर्गों को अपने लिए कदम उठाना चाहिए, क्योंकि जहां घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है वहां पर उंगली को टेढ़ा करना ही पड़ता है। और सरला जी ने भी वही किया।
जब हम अपना सब कुछ बच्चों को दे देते हैं और उन पर आश्रित हो जाते हैं और बाद में अपने ही पैसे उनसे हाथ फैलाकर मांगने पड़ते हैं, तो बेटे हमारे ही पैसे हमें देने में एहसान दिखाते हैं। तो अच्छा है कि बुढ़ापे पर अपने पैसे अपने हाथ में रखें, भले ही आधा हिस्सा हम बच्चों को देते रहे लेकिन कुछ हिस्सा अपने पास जरूर रखें। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी और पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।